हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं और 2025 में बोर्ड एग्जाम देंगे, आप सभी के लिए मैं लेकर के आ चुका हूं सामाजिक विज्ञान विषय का जो पहला चैप्टर है, यूरोप में राष्ट्रवाद। मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 4 नंबर के पूछे जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, 101% मेरी गारंटी है कि इससे बाहर कोई भी प्रश्न इस चैप्टर के अंतर्गत आपसे आपकी बोर्ड परीक्षा में नहीं आएगा। जितने भी प्रश्न मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, सभी प्रश्न आप लोग तैयार कर लेना। एक एक प्रश्न को मैं अच्छी तरह से आपको समझा कर बताऊंगा और इस चैप्टर के अंतर्गत इससे बाहर एक भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में नहीं आएगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और यदि आप इसी तरह से चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार करना चाहते हैं तो आप लोग चैनल पर कमेंट करिएगा वीडियो के नीचे। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान दें। पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, नेपोलियन कौन था, उसके सुधार क्या थे? सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है और 2023 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तो चलिए इसका उत्तर क्या होगा। नेपोलियन बोनापार्ट विश्व के महानतम व्यक्तियों में से एक था। उसके असाधारण कार्यों और आश्चर्यजनक विजयों ने 1799 होगा यहाँ पर, 1799 ईस्वी से 1815 ईस्वी तक संपूर्ण यूरोप को प्रभावित किया। उसके प्रमुख सुधार निम्नलिखित हैं। पहला सुधार है मेरे प्यारे बच्चों, शासन संबंधी सुधार। तो शासन संबंधी सुधार उसने कौन सा किया, किस तरह का सुधार किया? नेपोलियन की शासन व्यवस्था प्रतिभा, व्यापकता और कार्यक्षमता के सिद्धांतों पर आधारित थी। देश की अराजकता को समाप्त करने के लिए उसने शासन का केंद्रीकरण कर दिया। दूसरा सुधार था नेपोलियन का आर्थिक सुधार। इसके अंतर्गत नेपोलियन ने पेरिस में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कराई। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कहाँ कराई? पेरिस में कराई। मादक द्रव्यों और नमक आदि पर कर लगाया। मजदूरों का वेतन निश्चित किया। चोर बाजारी, सट्टेबाजी, मुनाफाखोरी को समाप्त किया। तो ये इसके आर्थिक सुधार थे। नेपोलियन ने धार्मिक सुधार किस तरह के किए? नेपोलियन ने अपने देशवासियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रयत्न किया। राज्य की ओर से सभी को अपने धर्म का आचरण करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। राज्य की ओर से सभी को, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, उसको अपने धर्म की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। अपने धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। नेपोलियन ने न्याय संबंधी कौन कौन से सुधार किए? चौथे नंबर पर आप यहाँ पर ध्यान दें मेरे प्यारे बच्चों, और एक बार शेयर कर देना इस वीडियो को। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, चौथे नंबर पर उसने सुधार किया न्याय संबंधी सुधार। अब न्याय संबंधी सुधार, कैसा सुधार किया उसने? नेपोलियन ने फ्रांस के लिए विधि संहिताओं का निर्माण करवाया। इसे नेपोलियन कोड के नाम से भी जाना गया। नेपोलियन ने फ्रांस के लिए विधि संहिताओं का निर्माण कराया, जिसको किस नाम से जाना गया? नेपोलियन कोड के नाम से भी जाना गया। नेपोलियन का यह कार्य फ्रांस को एक अस्थायी देन थी। मेरे प्यारे बच्चों, शिक्षा संबंधी सुधार उसने कौन कौन से किए? नेपोलियन ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किए। उसने फ्रांस में राष्ट्रीय शिक्षा की नींव डाली और पेरिस में एक विश्वविद्यालय की स्थापना भी की। नेपोलियन ने शिक्षा के संबंध में या शिक्षा संबंधी सुधार इस प्रकार से किए थे। उसने फ्रांस में राष्ट्रीय शिक्षा की नींव डाली थी और फ्रांस में एक विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी। मेरे प्यारे बच्चों, नेपोलियन ने सार्वजनिक सुधार कौन कौन से किए? तो नेपोलियन ने सार्वजनिक हित के लिए अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए।
उसने बेरोजगारी को दूर किया, आवागमन को सुगम बनाने के लिए 229 तक की सड़कों का निर्माण भी कराया। मेरे प्यारे बच्चों, इसी चैप्टर का दूसरा प्रश्न जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस प्रश्न को भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को दर्शाने के लिए 3 उदाहरण दें। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा? चलिए यहाँ पर यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को निम्नलिखित उदाहरणों से समझा जा सकता है। प्रथम उदाहरण के रूप में हम रोमानीवाद नामक सांस्कृतिक आंदोलन को ले सकते हैं। रोमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो विशिष्ट प्रकार की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। मेरे प्यारे बच्चों, द्वितीय उदाहरण के रूप में हम क्षेत्रीय बोलियों को ले सकते हैं। क्षेत्रीय बोलियां राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती थी, क्योंकि यही यथार्थ रूप में आधुनिक राष्ट्रीयवादियों के संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाती थी, जो अधिकांश निरक्षर थे। मेरे प्यारे बच्चों, तृतीय उदाहरण के रूप में हम संगीत को ले सकते हैं। किसको? संगीत को ले सकते हैं। कैरोल कुरपिस्की, एक पोलिश नागरिक, ने राष्ट्रीय संघर्ष को अपने ओपेरा में संगीत के रूप में गुणगान किया और पोलेनेस और माजुरला जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया। तो ये थे 3 संस्कृति के मतलब 3 मेरे प्यारे बच्चों राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के 3 उदाहरण। चलिए अगला प्रश्न है जिसे आप रट लेंगे, क्योंकि यह प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में 100% पूछा ही जाएगा। प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दें। यहाँ पर जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में एक संक्षिप्त लेख लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों में काफी व्याप्त थी। उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था, मगर इस पहल को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया। उनका प्रशा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। इसके बाद प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। उसका मुख्यमंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था। जर्मनी के एकीकरण का मुख्य भूमिका किसने निभाई थी जर्मनी के एकीकरण में? ऑटो वॉन बिस्मार्क ने। क्योंकि यह बहुविकल्पी भी प्रश्न आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में, तो इसका राइट आंसर यही होगा, ऑटो वॉन बिस्मार्क, जिसने प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया और इस तरह 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण हुआ। कब मेरे प्यारे बच्चों? 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण हुआ और जर्मनी का प्रथम सम्राट कौन बना? किसे घोषित किया गया? विलियम प्रथम को। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर है, ऑटो वॉन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? कोई 2 कारण लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को भी आप लोग रट लेंगे। ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। इसका उत्तर क्या होगा कि ऑटो वॉन बिस्मार्क प्रशा का प्रमुख मंत्री था। नेशनल असेंबली भंग होने के बाद जर्मनी में प्रशा के ऑटो वॉन बिस्मार्क द्वारा
जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व संभाला गया। बिस्मार्क के नेतृत्व में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और प्रसा में हुए युद्धों में प्रसा की जीत हुई और जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। इसके बाद 1871 ईस्वी में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। 18 जनवरी 1871 को वर्साय के महल के अत्यधिक ठंडे शीश महल, जिसे हॉल ऑफ मिरर्स में जर्मन राज्यों के राजकुमारों, सेना के प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री ऑटो वान होगा यहाँ पर, ऑटो वान बिस्मार्क सहित प्रसा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक हुई और इस सभा में प्रसा के काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई। इस प्रकार बिस्मार्क के नेतृत्व में प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया और अंततः जर्मनी का एकीकरण करने में सफलता प्राप्त की। वस्तुतः बिस्मार्क ही जर्मनी में एकीकरण की प्रक्रिया का जनक था। उसने प्रसा की सेना और नौकरशाही की सहायता से अपने एकीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसको आप लोग जरूर तैयार कर लेना, रट लेना इस प्रश्न को। प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, फ्रांस की क्रांति के 4 कारण लिखिए। तो फ्रांस की क्रांति के 4 कारण कौन कौन से थे, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देंगे। पहला कारण, फ्रांस का शासक लुई 16वां। फ्रांस का शासक कौन था? लुई 16वां, जो कि एक अयोग्य, जिद्दी और अदूरदर्शी तथा कर्तव्यहीन शासक था। उसकी निरंकुशता के कारण जनता उसके विरुद्ध हो गई। दूसरा कारण क्या था फ्रांस की क्रांति का? औद्योगिक क्रांति के कारण उदित हुआ मध्यम वर्ग नवीन विचारों एवं राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत था। उसने राजशाही के विरुद्ध हुई जनता का पूर्ण समर्थन किया। तीसरा कारण था, तत्कालीन फ्रांस में आम जनता की स्थिति बड़ी दयनीय थी तथा लोग रोजी रोटी को तरस रहे थे। चौथा कारण था, फ्रांसीसी सरकार द्वारा लोगों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के अलावा लेत्र द कासे, बिना कारण बताए कैद के आदेश पत्र जारी करना चाहिए, जिससे जनता में असंतोष पनपा और वह क्रांति करने पर उतारू हो गई। तो ये 4 कारण थे फ्रांस की क्रांति के सबसे मुख्य कारण। अब बारी आती है यहाँ पर जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न हैं, जो इसी चैप्टर के हैं, और दीर्घ उत्तरी प्रश्न आता है प्रत्येक प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों 6 नंबर का। तो मात्र ये 3 प्रश्न आप लोग तैयार कर लेना, दीर्घ उत्तरी प्रश्न। इन्हीं में से एक ना एक प्रश्न 100% आएगा। पहला, फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे? दूसरा, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में लिखिए। और अगला प्रश्न, राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है? यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय होने में कौन सी परिस्थितियां ने सहायता दी? मेरे प्यारे बच्चों, ये भी प्रश्न आप लोग इस चैप्टर से पढ़ लीजिएगा। 100% इनसे बाहर एक भी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।